दोस्तों, वेलकम टू प्रोफाउंड लर्निंग प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 1000+ जीके क्वेश्चन की सीरीज चला रहे थे और ये वे क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आए हुए हैं। तो हम 1000+ जीके क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं ताकि आने वाली जो वैकेंसी है एमपी पुलिस हो गई या जेल प्रहरी की हो गई या कोई भी आपकी वैकेंसी है जो कि 10+2 के बेस पर वैकेंसी आती हो, ये जो क्वेश्चन है एसएससी के, सीएचएसएल, सीजीएल के भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के रूप में आप इन्हें याद कर सकते हैं, वे इनमें भी हेल्पफुल होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इतना ही कहूँगा, जो भी बच्चा चैनल पर नया होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो हमने इसके 2 पार्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैं जानता हूँ कि एक पार्ट काफ़ी समय बाद आ रहा है, बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, उसके बाद मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपने साइंस की जो ट्रिक होती है, कहना चाहिए बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले रोगों की, उनकी हमने ट्रिक डिस्कस की है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उन्हें जाकर एक बार में देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आप सभी को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर है। हम बहुत छोटे से पढ़ते आए हैं, कोई बताने वाली बात नहीं है। पर लेकिन अक्सर इसमें एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि इसे राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1963 को कब किया गया? 26 जनवरी 1963 या 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया कब? 1963 में। और कब? 26 जनवरी को। ठीक है, कब? 26 जनवरी 1963 में। यह इसके अद्भुत सौंदर्य की वजह से ऐसा किया गया। इसका एक क्वेश्चन और बनता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या बनता है? तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। इसका वैज्ञानिक नाम बनता है पावोक्रिस्टेटस। क्या बनता है? पावोक्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम बनता है। फिर मैंने सोचा कि साथ ही हमने इससे लगे क्वेश्चन जो भी होते हैं हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह है गंगा डॉल्फिन, जो कि हमारे भारत के साथ नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश की भी मतलब जो अपनी गंगा नदी है और ये सिंधु नदी तंत्र है, उनमें जो नदियाँ बहती हैं सिंधु नदी तंत्र में जो नदियाँ बहती हैं उनमें पाई जाने वाली ये मछली है, जिसकी प्रजाति बहुत ही कम हो गई है। अपने भारत में लगभग 2000 गंगा डॉल्फिन है। यह एक नेत्रहीन मछली है और इसे हम स्तनधारी भी कहते हैं, ये एक स्तनधारी है। तो इसे कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? तो ये 2009 में, 5 अक्टूबर 2009 में इसे क्या किया गया? राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। किसे? गंगा डॉल्फिन को। ठीक है, ये हो गई अपनी इससे जुड़ी बातें। फिर हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो जिसे हम फलों के राजा के नाम से भी जानते हैं। क्या है वो? आम। ठीक है, आम का जो प्रोडक्शन है हम पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भारत में होता है। और भारत से ये धीरे धीरे, मतलब भारत भी नहीं कहेंगे, इसका इतिहास की यदि हम बात कर लें तो जो आम है, आम का प्रारंभ भारतीय उपमहाद्वीप से होता है, जिसमें 5 देश आते थे अपने। नेपाल हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया और अपना श्रीलंका हो गया। ठीक है, ये सब जो देश जुड़े हुए थे, पाकिस्तान हो गया, इन सब देशों से जुड़ा जो अपना था और साथ में भारत, ये भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से थे। उन सभी में आमों की खेती सर्वाधिक होती थी। जो अभी अगर करंट में देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक आम का जो प्रोडक्शन करता है वह हमारा इंडिया है या हमारा प्यारा देश भारत है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। यदि हम आम की बात करें तो इससे एक क्वेश्चन और आता है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो आप सभी को पता होगा मैंगीफेरा इंडिका या मैंगीफेरा का यह जाति है इसकी। ठीक है, तो इसे मैंगीफेरा इंडिका कहा जाता है और इसका राष्ट्रीय नेम बनता है, वैज्ञानिक नेम बनता है। फिर हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। आप सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। और इसका सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वह है इसका वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम क्या बनता है? कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको आपको याद रखना है, न्यूलिम्बो न्यूसीफेरा। 3-4 बार आप इसे रिपीट करेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। कभी भी आपसे कभी भी कोई सोते सोते ही पूछेगा तो आप उसे इजीली बता पाएंगे दोस्तों। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। आप जैसे मैं गाँव से जुड़ा आदमी हूँ, ठीक है, तो मैंने बचपन से एक बरगद का पेड़ देखा है। यदि आप नहीं देखें तो गांव जाएंगे आपको देखने को मिल जाएगा बरगद का पेड़ कैसा होता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही हरा भरा घना होता है, बहुत ही ठंडक वाला होता है। गर्मी के समय वहाँ बैठने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है वह कौन सा है? बरगद। जिसे हम, जिसके अन्य नाम या हम किस नाम से जानते हैं
बट या क्या बोलते हैं, बट या बरगद के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, तो एक कहने का बात ये थी कि ये एक द्विबीजीय पत्री है और इसका जो साइंटिफिक नेम है वह है फाइकस बेंगेलेसिस। ठीक है, फाइकस बेंगेलेसिस इसका क्या है, वैज्ञानिक नेम है। और इसे कब घोषित किया गया था, 1950 में। 1950 में इसे राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा दिया गया था। किसका, राष्ट्रीय पेड़ या वृक्ष का दर्जा दिया गया था। अब एक बात आपने हमेशा पढ़ते आए हैं, जैसे अभी तक ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ते आए हैं, वैसे ही इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। किससे है, अपने हॉकी से है। किससे है, हॉकी से। जिस हम जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है। परंतु यदि देखा जाए तो संविधान में कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं की गई है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, क्योंकि यह इसलिए नहीं बताया गया है कि हर खेल को, मतलब जो प्रत्येक खेल हमारे भारत में खेले जाते हैं, हर खेल को एक बढ़ चढ़ कर, मतलब क्या बोलना चाहिए, एक सपोर्ट मिलना चाहिए और या उसका विकास होना चाहिए। इसलिए किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल का दर्जा नहीं दिया गया है। अक्सर हमने बचपन से यही पढ़ा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी। परंतु आप यदि जानना चाहते हैं तो आप संविधान भी पढ़ सकते हैं, उसमें आपको कहीं भी हॉकी के बारे में चर्चा नहीं की जाएगी या किसी भी खेल के बारे में चर्चा नहीं की जाएगी जिसे राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया गया हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है और जो आपको याद भी होगा। परंतु ये जो है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है। ठीक है, हॉकी नहीं है, बस इसे जनरली उस समय प्रमोट करने के लिए, क्योंकि अंग्रेज़ों के तरफ से पहले हमारे भारत ने खेला, काफ़ी गोल्ड है। फिर उसके बाद हम अपना एक इंडिपेंडेंट अपनी इंडियन टीम बनी भारत की आज़ादी के बाद, फिर हम खेलते गए और आगे बढ़ते गए। इसलिए उस समय क्या था, सबसे पहले भारत में अपना क्रिकेट से पहले हॉकी का क्रेज़ आ गया था। फिर उसके बाद क्रिकेट का क्रेज़ सबसे ज़्यादा अपने भारत में फैलता चला गया, जो आज भी देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो आप सभी को पता है, नहीं पता तो आज देख लीजिए, 3:2। ठीक है, यह 3:2 भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। 3 ऐसा और 2 ऐसा। ठीक है, 3 फीट लंबा होता है और 2 फीट चौड़ा होता है। ठीक है, अब यदि झंडे की बात की गई है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारा सम्मान है, जिसको हम अपनी आन बान शान समझते हैं, यदि हम उसकी बात कर लें तो इसका डिज़ाइन किसने किया था, तो सर इसका जो डिज़ाइन है वह पिंगली वेंकैया जी ने किया था। और इसे अपनाया कब किया था, ठीक है, बना तो दिया गया कुछ, अब वह एक समय ऐसा था आज़ादी का कि कोई कुछ भी कर सकता था। ठीक है, तो पिंगली वेंकैया ने बनाया, परंतु इसे अडॉप्ट कब किया गया, संविधान के द्वारा मान्यता कब दी गई, तो 22 जुलाई 1947 को। कब, 22 जुलाई 1947 को इसे क्या कर लिया गया, अडॉप्ट किया गया या इसे अपना लिया गया था। ठीक है, अब इसमें जो 3 के रंग हैं, ठीक है, केसरिया रंग हो गया, सफ़ेद रंग हो गया और हरा रंग हो गया। ठीक है, तो केसरिया रंग जो है ये किसका प्रतीक है, सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है, हरा रंग किसका प्रतीक है। अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, जब एग्जामिनर की सटकती है तो कुछ का कुछ भी पूछ सकता है। तो हमारा मोटो ही यही है कि हम एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ताकि ये जो हमारे 1000+ क्वेश्चन जी के सीरीज है, इसमें हम कई गुना क्वेश्चन हम इसको कंप्लीट कर सकें। तो केसरिया जो रंग है वह एकता और शक्ति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, एकता और शक्ति का प्रतीक है। सफ़ेद रंग की यदि हम बात कर लें तो शांति और खुशहाली का प्रतीक है, और हरे रंग की बात कर लें तो संपन्नता और देश की प्रगति की बात करता है। ठीक है, तो इन तीनों रंग का महत्व आप अभी नहीं जानते रहेंगे तो आज जान गए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर इसे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करेंगे। फिर हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा। आप सभी को पता है, हमने बचपन में बहुत पढ़ा है। जो हमारी बुक्स होती थी उनकी बुक्स के पीछे में लिखे होते थे राष्ट्रगान, राष्ट्र ये सब लिखे होते थे, है ना। तो भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का ही नहीं बल्कि साथ ही साथ इन्होंने बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार कई देशों का इन्होंने क्या किया, राष्ट्रगान भी लिखा है। ठीक है, फिर भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है, भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, जिसका जो जिक्र है वह रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में भी मिलता है। तो भारत का राष्ट्रगीत कौन सा, वंदे मातरम, और उसको लिखा किसने है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। ठीक है, और भारत का जो राष्ट्रगान है उसे किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अक्सर कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैंने इन दोनों क्वेश्चनों को एक साथ लिखा, जिसमें कि एक क्वेश्चन में आप साथ में देखें तो उसके राइटर का नाम है, दूसरे में गीत कौन था ना। तो राष्ट्रगान के जो अपने राइटर हैं वे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, और भारत का जो राष्ट्रगीत है वह है वंदे मातरम, और इसके राइटर हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। ठीक है, इतनी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। फिर हम बढ़ते हैं
आगे की ओर भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, वह भी बताया, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा। ठीक है, फिर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा, यह क्वेश्चन मैंने सबसे पहले वीडियो में जो कि 1000+ जी के क्वेश्चन था उसमें मैंने डिस्कस किया था, जबकि वह क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, जबकि वह क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो भी हम देख रहे हैं ऐसा क्वेश्चन नहीं था, उसको हम रिलेट करके पढ़े थे। ठीक है, रिलेट करके पढ़े तो वही मैं आपको बताना चाहूँगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। कहाँ और कहाँ पर कहा, किस वजह से कहा, तो रंगून रेडियो से। ठीक है, रंगून रेडियो जो आज म्यांमार है वहाँ से रेडियो से उन्होंने राष्ट्रपिता जी कहा था। किसको, महात्मा गांधी जी को। और महात्मा गांधी जी ने ही सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहा था। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और यही क्वेश्चन पिछले अपना जो वीडियो हुआ था उसमें डिस्कस अपन ने किया था कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी, तो यह उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। फिर हम बात करते हैं हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वह है शक संवत, और इसकी शुरुआत किसके द्वारा और कब की गई थी हम इसको भी देख लेते हैं। तो शक संवत की शुरुआत आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ, 78 ईस्वी में। ठीक है, 78 AD में इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि कुषाण वंश के राजा कनिष्क के द्वारा। ठीक है, कनिष्क एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ था कुषाण वंश का, क्योंकि अक्सर इनका नाम आता है कि कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे, तो कनिष्क का नाम आपको सर्वप्रथम बताना है। कनिष्क जो था बहुत प्रभावशाली शक्तिशाली राजा था कुषाण वंश का। इन्होंने क्या किया था, कनिष्क ने 78 AD में क्या किया था, शक संवत की शुरुआत की थी। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है। तो अगर आप भारतीय हैं, ठीक है, अपने देश से प्यार है, तो आपको ये सब कुछ पता ही होगा, क्योंकि ये बचपन से हम सीखते आए, कोई बताने वाली बात नहीं। परंतु इसमें भी लोग गलत करके आ जाते हैं, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। यदि हम अपने देश की बेसिक चीज़ों को नहीं जान सकते तो फिर हमको अपने देश में रहना ही नहीं चाहिए। तो राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है, टोटल 52 सेकेंड है। फिर हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, हेनरी बैकरेल ने की थी। और कब की थी, ठीक है, तो ये अभी हम जान लेते हैं। इसके साथ ही मैं आप लोग को इतना कहना चाहूँगा, जो हमारा वीडियो है यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसे आप ज़रूर क्या करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैकरेल ने। और कब इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यह भी एक क्वेश्चन बनता है। तो इसी खोज के लिए 1903 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसका, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किस खोज के लिए, तो ये जो रेडियो एक्टिविटी की खोज है इसके लिए इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1903 में दिया गया था। यदि अब साथ ही एक हम बात कर लें किसकी, रेडियम की भी। रेडियम का भी अक्सर जिक्र होता है। तो रेडियम की खोज जो की थी मैडम क्यूरी ने की थी, और ये कौन थी, हेनरी बैकरेल की वाइफ थी। ठीक है, तो मैडम क्यूरी ने क्या किया था, रेडियम की खोज की थी, और इन्होंने दोनों ने मिलकर की थी। किसने, मैडम क्यूरी ने और हेनरी बैकरेल ने मिलकर की थी। कब, 1898 में। ठीक है, 1898 में, दिसंबर शायद नहीं, हाँ कंफर्म, 21 दिसंबर 1898 में, 21 दिसंबर 1898 में या 1898 में रेडियम की खोज की थी। किसने, मैडम क्यूरी और हेनरी बैकरेल ने मिलकर की थी। फिर हम बात करते हैं पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो ये हृदय से है। तो हृदय से कैसे है हम बताते हैं। जो पेस मेकर होता है ये हृदय की गति को नियंत्रित करता है। कैसे, जो हृदय होता है जब तेज धड़कने लगता है तो उसकी गति को कंट्रोल करके वो स्लो कर देता है। जब हृदय की गति काफ़ी मंद पड़ जाती है तो वह इसकी गति को बढ़ाकर थोड़ा फास्ट कर, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से उसको वह पूरा करता रहता है। अब जो पेस मेकर है ये कृत्रिम पेस मेकर होता है। ठीक है, तो ये किसी न किसी प्रकार के मेटल से बना होता है। वह मेटल होता है टाइटेनियम। ये टाइटेनियम का बना हुआ होता है। अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, ग्रुप डी में भी क्वेश्चन देखा गया था कि पेस मेकर किसका बना होता है, तो पेस मेकर टाइटेनियम का बना होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो मानव शरीर की जो ग्रंथि है जिसे हम कहते हैं पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि इससे कई प्रकार के कार्य होते हैं। जैसे सबसे पहला तो होता है भोजन जो होता है हम खाते हैं, इसको ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, कन्वर्ट करने का काम भी, और भी चीज़ें होती हैं साथ में, परंतु इसका भी एक रोल होता है। तो ये क्या करता है, भोजन को ऊर्जा में कन्वर्ट करने का भी एक रोल निभाता है। फिर जैसे जो मादा होती हैं जो अपने शिशुओं को अपना स्तनपान कराती हैं, ठीक है, जो अपना स्तनपान कराती हैं, उसमें जो दूध बनने की क्रिया है वह भी इसके द्वारा संपन्न होती है।
चाहे वो पुरुष हो चाहे वो अपनी फीमेल हो, ठीक है, चाहे वो मादा हो, उनके बीच में जो अपना यौन संपर्क वगैरह होता है, जो हार्मोन्स होते हैं वह भी पीयूष ग्रंथि द्वारा। और ये एक एंडोक्राइन, कैसी ग्रंथि है ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, ठीक है। तो मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, या इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, या इसे हम इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम बात करते हैं कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा, इससे शुद्ध कुछ भी नहीं है। और सबसे कठोर रूप भी क्या है? हीरा है, ठीक है। सर्वाधिक शुद्ध और कार्बन का सर्वाधिक कठोर रूप कौन सा है? हीरा है। तो इसके साथ आपको एक क्वेश्चन और ऐड कर लेना है कि कार्बन का सर्वाधिक कठोर रूप कौन सा है? तो वह हीरा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रोंटेजन ने किया था, जो कि एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रोंटेजन ने किया था। और कब किया था? 1895 में किया था। कब किया था? 1895 में जर्मन वैज्ञानिक ने किया था, जो कि नाम है इनका रोंटेजन। फिर हम बात कर लेते हैं किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो यह किया गया था तांबे का। अब कब किया गया था? तो हम बढ़ते हैं थोड़ा सा इतिहास की तरफ, मतलब अपन चलते हैं पीछे की ओर। तो जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, जिसका समय क्या था? जिसका समय क्या था अपना 2550 से या 2350 बोल सकते हैं, जिससे, ठीक है, 2550 या 2350 से 1750 तक, ठीक है। ये जो समय था ये हड़प्पा सभ्यता का समय था, ठीक है। कई जगह 2350 मिलता है, कई जगह 2250, थोड़ा सा आपको याद रखना है बस। तो 2350 से 1750 जो इसका समय है, इसमें इस समय क्या की गई थी? तांबे की खोज की गई थी। इस वजह से इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था। तो हम इससे समझ सकते हैं कि जो मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया? तो तांबे का उपयोग किया था, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे काला दिखाई पड़ता है ना, यह भी क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन जब हमारे सामने अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। इसका रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न जो है, जिसको हम मुख्य कारण मानते हैं, वहाँ पर वायुमंडल का उपस्थित ना होना या वायुमंडल का अभाव होना, ठीक है। दूसरा रीज़न मानते हैं, जैसे हम किसी भी नीली वस्तु से हरे रंग को देखेंगे तो अक्सर काला ही दिखाई देता है। तो ऊपर से हम देखेंगे, जो अपनी पृथ्वी है आप देखते हैं कि वो नीली दिखाई देती है। अब उधर से हम देखेंगे तो हमारा जो आसमान है वो काला ही दिखाई देगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है। फिर हम बात करते हैं दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। फिर है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। क्या नाम है? राजघाट नाम है। फिर हम बात करते हैं भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो बम्बई, वर्तमान जिसे हम मुंबई कहते हैं, मुंबई से थाने तक चली। तो पहले, आज की जो वर्तमान मुंबई है उसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उसे पहले बोरी बंदर के नाम से जाना जाता था। बोरी बंदर के नाम से जाना जाता था, जिसे आज हम CST भी कहते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, वर्तमान मुंबई से थाने के बीच चली। और कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था इसने? 35 किलोमीटर। कितना? 35 किलोमीटर। यदि एग्जामिनर की ओर से रखती है, जैसे ग्रुप डी में अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो कंपनी का नाम पूछता है, किस कंपनी ने रेल बिछाया था? तो पेनिनसुला रेल कंपनी थी। कौन थी? पेनिनसुला रेल कंपनी थी, जिसने क्या किया था? पटरी बिछाने का कार्य किया था। उस समय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। इसलिए डलहौजी को कहा जाता है भारत में रेल का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। रेल में जो भारत में जो रेल का जनक माना जाता है वह किसे मानता है? लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है, ठीक है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। पहला रेलवे पुल कहाँ बनाया गया था? तो पहला रेलवे पुल इन्हीं दोनों स्टेशनों के बीच बनाया गया था, लोहित नदी के ऊपर। यह भी आपको याद रखना है। कई क्वेश्चन है, अभी आगे आगे हम बढ़ते रहेंगे, अपन को सारे क्वेश्चन कवर होते रहेंगे। बस आपको करना क्या है? सिर्फ क्वेश्चनों को रिलेट करना है और साथ ही साथ आपको दिमाग में बैठाते चलना है। दिमाग में क्वेश्चन ऐसे ही सेट होंगे, जब तक आप रिलेट नहीं करेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई? कोलकाता में प्रारंभ की गई। और कब की गई थी? 1984 में की गई थी। और ये अंडरग्राउंड थी, ठीक है, मतलब ये भूमिगत मेट्रो रेलवे थी, ठीक है। तो 1984 में कलकत्ता में स्टार्ट की गई। फिर उसके बाद दिल्ली आया, दिल्ली में 2002 में आई, ठीक है। दिल्ली में 2002 में रेलवे, मेट्रो रेलवे की स्टार्ट हो गई थी। अब मेट्रो की बात आई है तो मेट्रो मैन किसे कहा जाता है यह भी हम जान लेते हैं। तो मेट्रो मैन के नाम से प्रसिद्ध है कौन? इंजीनियर श्रीधरन। वह टाइटल इन्हें किस लिए दिया गया? जब क्योंकि इन्होंने समय से पहले, जो दिल्ली मेट्रो था इसका जो काम था, समय से पहले जो इसका जो एक्सपेक्टेड था,
2005 तक का था, परंतु इन्होंने 2002 तक ही इनका दिल्ली मेट्रो का काम कंप्लीट करवा दिया था, इसलिए इन्हें मेट्रो मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फिर हम आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ, ये हम देख लिए 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय। जो लास्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो वे थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में गए थे। कब गए थे? 1984 में गए थे। ये थे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, यदि आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं या अभी तक नहीं किए हैं तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इंस्टाग्राम ओपन करना है, #PF लर्निंग आपको सर्च करना है, हमारा पेज आपको मिल जाएगा। वैसे तो नाम है प्रोफॉर्म लर्निंग, या आप सिंपल #PF लर्निंग भी सर्च करेंगे तो हमारा पेज आपको मिल जाएगा। और कुछ नहीं, सिर्फ फॉलो के बटन पे करना है, आपको वहाँ पर ढेर सारी अपडेट भी मिलती रहेंगी इमेज फॉर्म में या वीडियो के छोटे छोटे क्लिप के रूप में। ओके दोस्तों, मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए।